क्या कभी आपने सोचा है, एक जहाज जो लाखों लोगों की भूख मिटाने के लिए रवाना हुआ हो, उसे बीच रास्ते से लौटा दिया जाए तो दुनिया को क्या संदेश जाता है। साल 2022। दुनिया अभी महामारी के झटकों से संभल ही रही थी। सप्लाई चेन टूटी हुई थी, महंगाई बढ़ रही थी और तभी रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक बाजार को झकझोर दिया। गेहूं, तेल और खाद्यान्न की कीमतें अचानक उछल गईं। कई गरीब और आयात पर निर्भर देशों में रोटी का संकट खड़ा हो गया। सरकारों को डर था, अगर लोगों की थाली खाली हुई तो सड़कों पर गुस्सा उतर आएगा। ऐसे समय में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। खुद 140 करोड़ की आबादी वाला देश होते हुए भी भारत ने जरूरतमंद देशों को गेहूं सप्लाई करने की पहल की। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक मानवीय कदम था। संदेश साफ था, संकट के वक्त जो सक्षम है वह जिम्मेदारी भी उठाए। लेकिन यहीं से कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। तुर्की की तरफ से अचानक आरोप सामने आए। कहा गया कि भारतीय गेहूं की गुणवत्ता संदिग्ध है। बिना किसी सार्वजनिक वैज्ञानिक रिपोर्ट, बिना विस्तृत परीक्षण के नतीजे साझा किए, सीधे सवाल उठ गए। यह सिर्फ एक खेप पर सवाल नहीं था, बल्कि उस देश की विश्वसनीयता पर था जो खुद को विश्वसनीय सप्लायर के रूप में स्थापित कर रहा था। मामला तब और गंभीर हो गया जब भारत से भेजा गया गेहूं का जहाज वापस लौटा दिया गया। सोचिए, हजारों टन अनाज जो लाखों लोगों की जरूरत बन सकता था, बंदरगाह से वापस मुड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक घटना नहीं थी, यह एक प्रतीक था, भरोसे पर लगा दाग। इसके तुरंत बाद मिस्र ने भी सतर्क रुख अपनाया। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। वहां रोटी सिर्फ भोजन नहीं, सामाजिक स्थिरता का आधार है। लेकिन बिना खुद विस्तृत जांच किए भारतीय गेहूं को लेकर दूरी बना ली गई। यह फैसला राजनीति से प्रेरित था या सतर्कता से, यह अलग बहस है, पर असर साफ था, भारत की छवि पर प्रश्न चिन्ह। बाद में भारतीय निर्यातकों और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गेहूं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरा था। कई खेप अन्य देशों ने बिना आपत्ति स्वीकार भी की, लेकिन तब तक नैरेटिव बदल चुका था। आरोप एक बार लग जाए तो सफाई सुर्खियां नहीं बनती। और फिर कहानी में एक शांत लेकिन अहम घटना हुई। इजराइल ने वही भारतीय गेहूं स्वीकार किया। कोई बयानबाजी नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ परीक्षण, प्रक्रिया और भरोसा। यहीं से सवाल उठने लगा, क्या समस्या सच में गुणवत्ता थी या वैश्विक राजनीति का कोई अनकहा खेल चल रहा था। वक्त आगे बढ़ा, खबरें बदल गईं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की फाइलों में 2022 का यह अध्याय दर्ज हो चुका था। आज जब दुनिया फिर से अनाज सुरक्षा और सप्लाई की राजनीति पर बात कर रही है, तो वही पुराने फैसले, वही आरोप और वही रिश्ते फिर चर्चा में हैं। क्योंकि कभी कभी कहानी अनाज की नहीं होती, कहानी होती है भरोसे की। और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसकी कीमत सिर्फ बाजार तय नहीं करता। वक्त बीत गया, लेकिन वैश्विक अनाज बाजार की उथल पुथल खत्म नहीं हुई। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता गया, सप्लाई अस्थिर होती रही, कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं और जिन देशों की खाद्य सुरक्षा आयात पर टिकी थी, उनके लिए हर नई खेप एक परीक्षा बन गई। इन्हीं देशों में एक नाम सबसे ऊपर था, मिस्र। मिस्र हर साल भारी मात्रा में गेहूं आयात करता है। वहां रोटी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, सामाजिक स्थिरता का आधार है। सरकार को अरबों डॉलर की सब्सिडी देकर आम लोगों को सस्ती ब्रेड उपलब्ध करानी पड़ती है। लेकिन 2023 के बाद हालात बदलने लगे। डॉलर की कमी गहराई, विदेशी कर्ज बढ़ा, मुद्रा पर दबाव आया और वैश्विक कीमतों ने बजट को झटका दिया। आयात महंगा होता गया। रूस और यूक्रेन से पहले जैसा नियमित सप्लाई फ्लो नहीं रहा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका से खरीदना और महंगा साबित हो रहा था। ऐसे में विकल्प सीमित होते गए और यहीं पर भारत फिर चर्चा में आया। भारत के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता है, सरकारी गोदामों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहा। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। भारत ने घरेलू महंगाई और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कच्चे गेहूं के निर्यात पर नियंत्रण बनाए रखा। यह संदेश साफ था, पहले देश फिर विदेश। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक रणनीतिक रास्ता चुना, कच्चा अनाज नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आटा, प्रोसेस्ड उत्पाद, नियंत्रित निर्यात। इसका मतलब था कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं बल्कि वैल्यू चेन में ऊपर की ओर बढ़ने वाला खिलाड़ी है। यानी खेल बदल चुका था। इधर मिस्र की जरूरत बढ़ रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आयात में गिरावट आई, भुगतान दबाव में था और घरेलू बाजार संवेदनशील बना हुआ था। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल वही, रोटी की कीमत कैसे स्थिर रखी जाए। धीरे धीरे कूटनीतिक बातचीत तेज हुई। उच्च स्तरीय बैठकों में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख विषय बनकर उभरी। अब यह सिर्फ खरीद फरोख्त का मामला नहीं था, यह रणनीतिक सहयोग का मुद्दा बन गया था।
सूत्रों के मुताबिक चर्चा सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं रही, बात संभावित बार्टर मॉडल तक पहुंची, जहां पारंपरिक डॉलर आधारित भुगतान की जगह संसाधनों का आदान प्रदान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मिस्र के पास फॉस्फेट जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो उर्वरक उद्योग के लिए अहम हैं। यदि दोनों देश अपनी अपनी जरूरतों को जोड़ें, तो समाधान सिर्फ व्यापारिक नहीं, रणनीतिक भी बन सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। 2022 में जो रिश्ता अविश्वास के साए में गया था, 2026 तक वही रिश्ता परिपक्व कूटनीति की मेज पर बैठा दिखाई देने लगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या भरोसा सिर्फ जरूरत के समय याद आता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती जैसी कोई चीज होती है, या सिर्फ स्थायी हित? भारत अब पहले जैसा नहीं है। निर्णय भावनाओं से नहीं, समीकरणों से लिए जा रहे हैं। हर कदम के पीछे घरेलू अर्थव्यवस्था, रणनीतिक हित और दीर्घकालिक प्रभाव का गणित है। और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ मिस्र की जरूरत की कहानी नहीं है, यह भारत की बदलती विदेश नीति की कहानी है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मिस्र है, आर्थिक दबाव, आयात पर निर्भरता और घरेलू स्थिरता बनाए रखने की चुनौती। दूसरी तरफ भारत है, पर्याप्त उत्पादन क्षमता, रणनीतिक सोच और बदला हुआ वैश्विक कद। आज गेहूं सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं रहा, यह एक डिप्लोमेटिक टूल है, एक ऐसा साधन जिससे रिश्ते मजबूत भी होते हैं और दूरी भी बनती है। भारत के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के पास बफर स्टॉक सुरक्षित स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद निर्यात को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वजह साफ है, घरेलू महंगाई, चुनावी संवेदनशीलता और खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी भारत के पास क्षमता है, लेकिन हर मांग पर तुरंत सहमति नहीं है। इसी बीच कूटनीतिक समीकरण भी जटिल बने हुए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिस्र ने ऐसे रुख अपनाए जो भारत के अनुकूल नहीं माने गए। यही वह बिंदु है जहां सवाल और गहरा हो जाता है। क्या रणनीतिक सहयोग और राजनीतिक बयानबाजी साथ साथ चल सकते हैं? क्या भरोसा एक तरफा हो सकता है? भारत अब स्पष्ट संकेत दे चुका है, सहयोग होगा, लेकिन संतुलन के साथ। दरवाजा बंद नहीं है, पर पूरी तरह खुला भी नहीं है। संभावित बार्टर मॉडल, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट और चरणबद्ध सप्लाई, ये सब बताते हैं कि भारत अब भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर चलता है। और शायद यही असली बदलाव है। 2022 में जो देश सवालों के घेरे में था, आज वही देश तय कर रहा है कि किसे प्राथमिकता मिलेगी। यह कर्मा की कहानी नहीं, बल्कि कैलकुलेशन की कहानी है। यह भावनाओं की नहीं, संतुलन की राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में स्थायी दोस्ती कम, स्थायी हित ज्यादा मायने रखते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसे की कीमत तय होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी सोच इस चर्चा को और गहरा बनाएगी। और अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले रिसर्च आधारित और संतुलित विश्लेषण पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम खबर के पीछे की रणनीति समझते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ मुद्दा फिर बड़ा होगा और विश्लेषण और भी गहरा।